based on the regular expressions encountered. Hmm. And the third part is the auxiliary functions, Hmm. in which other helper functions are defined, like the main function and any other function, user defined function and all. Okay. Yes, sir. Okay. Very good. She's right. We have three sections when we talk about this Lex program structure. And the first one is declaration, in which generally we have declaration and header file we include in that section. Second one is, as she said that about the transition rules and translations, in which we have certain patterns, follow up with actions. And the third one is the auxiliary function, which is additional functions that we may have. So this is that structure that we follow when we conclude this Lex program. Now in this diagram, we have this input buffer and lexeme. So lexeme is nothing but it is simply uh, lexeme is nothing but it is simply sequence of characters that we have just discussed so many times. And we have two pointers in this diagram. One is at the beginning and one is at the forward. So it starts from the beginning and ends with the forward. इसका मतलब ये हुआ जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग का जो कि एक लेक्सिम फॉर्म में है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, उसको जब हम उसके लिए जब हम एनएफए या डीएफए बनाएंगे तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर इट स्टार्ट्स, और तब तक ये चलेगा जब तक कि वो पूरा स्ट्रिंग स्कैन नहीं हो जाता है. तो फॉरवर्ड पॉइंटर तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि एनएफए और डीएफए का फाइनल स्टेट रीच नहीं हो जाता. मीन्स टू से it ends when there is no state left once we construct NFA and DFA. तो ये तभी हम स्टॉप करेंगे जब पूरा स्ट्रिंग हमारा स्कैन हो जाएगा. यहाँ पर डायग्राम में लेक्स प्रोग्राम एज एन इनपुट है जो कि लेक्स कंपाइलर के थ्रू पास हो रहा है, और लेक्स कंपाइलर इसको सिमुलेट कर रहा है ट्रांजिशन टेबल्स और एक्शंस की फॉर्म में. ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन होता है, स्टेट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं. तो ये जो है लेक्स प्रोग्राम को सिमुलेट कर रहा है ट्रांजिशन टेबल और एक्शंस की फॉर्म में. उसके बाद में ऑटोमेशन सिमुलेटर है, यहाँ हम एनएफए और डीएफए यूज कर रहे हैं, और एनएफए डीएफए से कनेक्टेड हमारा यहाँ पे ये लेक्सिम है जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स है. तो जैसे जैसे हम स्ट्रिंग कैरेक्टर को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे वैसे वैसे ये फॉरवर्ड पॉइंटर हमारा आगे बढ़ता जाएगा. ये वहां पे स्टॉप हो जाएगा जहां पे स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसी केस में जो डीएफए और एनएफए है हम उस डीएफए और एनएफए के फाइनल स्टेट पर भी होने चाहिए. तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है वर्कआउट हो रहा है. A Lex program is turned into a transition table in actions which are used by a finite automation simulator. तो ये जो ट्रांजिशन टेबल्स हैं और जो एक्शंस हैं ये कौन यूज कर रहा है? ये ऑटोमेशन सिमुलेटर यूज कर रहा है, डीएफए और एनएफए यूज कर रहा है इसको. ठीक है. अब हमारे पास में these components are a transition table for the automation, those functions that are passed directly through Lex to the output, and the actions from the input program which appears as fragment of code to be invoked at the appropriate time by automation simulator. एक्शन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे. जैसे कल एग्जाम्पल में हमने देखा था, जैसे हमने पैटर्न लिखा था बॉबल्स का, AEIOU कैपिटल और लोअर केस लेटर्स में. तो जैसे ही ये फाइंड होता है कि ये प्रिंट एफ एक्शन हो जाता है, दीज आर बॉबल्स या दीज आर कॉन्सोनेंट्स, तो पैटर्न के साथ में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो यूज कर रहे हैं. तो ओवरऑल इस डायग्राम में हमारे क्या हो रहा है, एक लेक्स प्रोग्राम है जो लेक्स कंपाइलर से पास हो रहा है, लेक्स कंपाइलर उसे ट्रांजिशन टेबल और एक्शंस की फॉर्म में जनरेट कर रहा है. इसकी मदद से ऑटोमेशन सिमुलेटर्स जब लेक्सिम को स्कैन कर रहा है तो ये हम एनएफए और डीएफए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और जब तक लेक्सिम स्कैन होगी जब तक कि लेक्सिम में एक भी करेक्टर रह जाएगा. तो ये पूरा जो डायग्राम है वो इस तरह से हमें जो है एक समरी प्रोवाइड कर रहा है ओवरऑल वर्कआउट की. बाकी पिछले डायग्राम में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमारे पास में लेक्स प्रोग्राम होता है.
जो कि इनपुट होता है लेक्स कंपाइलर के लिए, एंड इट जनरेट्स .by.c एक्सटेंशन फाइल जो कि C फॉर्मेट में होती है. Then we just pass this .c extension file through the C compiler and we get that a.out. A.out is working as lexical analyzer and input stream passes through that, it generate a stream of tokens. तो ये 3 steps process था जो हमने पिछली classes में देखा था. इसका एक example भी हमने समझने की कोशिश की थी. अब इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने पैटर्न मैचिंग का एक एग्जाम्पल देके समझाया है. दिस इज दैट NFA दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए लेक्स प्रोग्राम. ये एक NFA जनरल इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है. देखिए NFA की पहचान हो जाती है कि नल स्ट्रिंग होती है. यहाँ पे ये नल है, एम्प्टी है. एप्सिलॉन मूव होता है जो कि जिसमें हमें कोई इनपुट रीड लीगल इनपुट रीड नहीं करना होता. एप्सिलॉन के थ्रू हम नेक्स्ट स्टेट में पास कर जाते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे समझाया है, पैटर्न मैचिंग बेस्ड ऑन NFAs. वही चीज बताई है जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, लेक्सिम बिगिंस एंड द फॉरवर्ड अहेड इन द इनपुट. ये वही चीज यहाँ पे इन्होंने समरी बताया हुआ है. अब एक ये इन्होंने डायग्राम बनाया है NFA और इसमें इन्होंने अलग अलग पैटर्न लिए हैं. पहला जो गिवन डायग्राम है, दिस इज फॉर स्मॉल a. Second one is for A, B, B, and third one is for A star B plus. And then it's just combined through that null move. So this is very basic that we start with the first state and read this input symbol A and transit from state 1 to state 2, which is a final state. Same way in this one, we just use this A as an input symbol, transit from 3 to 4. Then B from 4 to 5, and then from 5 to 6 we read the 6. So B. So it comes in the final state 6. To make this A star B plus, so here is a self loop on state 7. It is the start state for this. And then we have this input symbol B. And finally we reach at the end in the final state. It is again a self loop. तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, क्लीन क्लोजर में 0 हो सकता है, B प्लस में पॉजिटिव क्लोजर होता है. इसमें एक सिंगल B तो आएगा ही आएगा. तो फिलहाल इन तीनों को इन्होंने बनाने के बाद में इसको नल मूव के थ्रू, एप्सिलॉन के थ्रू अटैच कर दिया है 0 स्टेट से. देन यू सी 0 to 1 थ्रू नल, 0 to 3 थ्रू नल, 0 to 7 थ्रू नल, एंड बाकी का जो डायग्राम है आपका, that is just combination of all these 3. तो वही लिखा है combined form of NFA. अब यहाँ पे इन्होंने sequence of sets of states एक डायग्राम के थ्रू समझाया है. Entered when processing input AABA. तो इन्होंने बताया कि जब हम प्रोसेस करेंगे एक इनपुट AABA को, तो जो sequence of set of states होगा, कैसे कैसे हम किस स्टेट में एंटर करेंगे once we process that input AABA. तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनिशियल हमारे पास है 0 है, 0 1 3 7, 0 1 3 7. 0 is the start state and then 1 3 7 are states that we are reaching through this null. तो पहला जो प्रोसेसिंग है वो A है. तो A जो है वो हमें 1 से मिल रहा है. A जो है वो हमें 1 से मिल रहा है. और किससे मिल रहा है? 3 के थ्रू भी A है. और किससे मिल रहा है? 7 के थ्रू हम 7 A को रीड करके 7 में ही पहुंच रहे हैं. तो यहाँ पे जो स्टेट्स हमें मिल रही हैं जब हम A को प्रोसेस कर रहे हैं, तो 2 मिल रही है, देन 4 एंड देन 7. ये स्टेट्स हमें मिल रही हैं 2 4 7. इनिशियल हमारे पास ये थी, 0 था. नल मूव्स तो आप जानते ही हो कोई लीगल इनपुट नहीं होता, ये तो नल मूव के थ्रू आप नेक्स्ट स्टेट पे जंप करते हो. तो 0 1 3 7 ये तो फर्स्ट इस ब्लॉक में दिखा दिया गया है. फिर जो इनपुट है जिसे प्रोसेस करना है वो है AABA. तो हमने A को रीड किया या A को हमने स्कैन किया, तो A के थ्रू हमारे पास जो मूव्स हैं स्टेट्स में जाने के लिए वो 2 है, 4 है और 7 है. तो नेक्स्ट ब्लॉक में हमने 2 4 7 दिखा दिया. फिर नेक्स्ट जो सिंबल हमने इनपुट स्कैन किया वो A है इस गिवन स्ट्रिंग का. तो अब हमारे पास 2 4 7 से
2 से कोई भी ट्रांजिशन ऐसा नहीं है जो ए के थ्रू हो रहा हो, 4 से भी नहीं है, 7 से ही है क्योंकि सेल्फ लूप है। तो अब केवल जो स्टेट आएगा वो 7 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बी। तो यहां पे तो है ही नहीं पॉसिबल, 4 से पॉसिबल हो रहा है, 4 से पॉसिबल हो रहा है ए बी ए। तो एक ए हमारा हो गया स्कैन, बी स्कैन हो गया, 4 से 5 आ रहा है हमारा, और यहाँ पे 8 आ रहा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया है वो ए बी ए के लिए दिखाया है। तो 7 2 4 7 2 4 7, तो 2 से तो नहीं है, 4 से बी है हमारे पास 5, ठीक है, और 7 से भी बी है हमारे पास में कितना 8 पे जाने के लिए। बट स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रही है वो ए बी ए हो रही है। इस वाले पाथ के थ्रू अगर हम ट्रेवल करेंगे तो जो स्ट्रिंग आएगी वो हमारे पास ए बी बी आएगी, ठीक है। आप समझिए, अगर हम इस पाथ को ट्रेवर्स करते हैं तो स्ट्रिंग आएगी ए बी बी, ठीक है, जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग एंड हो रही है वो ए से एंड हो रही है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, आप 8 पर हम आ गए फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो 2 ए हो गए, बी हो गया। अब ए जो इनपुट है हमारे पास, इसके लिए सीक्वेंस ऑफ सेट्स ऑफ एंटर, तो हम बी 8 में तो आ गए, लेकिन इसके आगे जाने के लिए हमारे पास में सीक्वेंस नहीं मिल रही है क्योंकि ये बी से ही टर्मिनेट हो रहा है। तो या तो हम यहाँ ए कॉमा बी करें, ठीक है, देन वी हैव, क्योंकि आप देखिए ए के आगे 8 पे आने के बाद जब हम ए को रीड कर रहे हैं तो नन मिल रहा है, यानी कि कोई भी स्टेट ऐसी हमें इस डायग्राम में नहीं मिल रही जो हमें ए को रीड करने पे नेक्स्ट स्टेट में पहुंचा सके। यहां पे देखिए नन लिखा हुआ है, और इस डायग्राम से भी हमें समझ में आ रहा है कि जब हम एंड में ए को रीड कर रहे हैं, ए बी तक तो हम आ गए, ठीक है, यहां तक तो हम आ गए थ्रू दिस वन। बट जब हम 8 स्टेट पे थे और हमने ए को रीड किया, ये जो लास्ट करेक्टर है, तो हमें नन मिल रहा है, यानी कि आगे कोई भी स्टेट हमारी लेफ्ट नहीं रह गई, यानी कि हम एंड करेक्टर पर स्टेट है, यानी कि हमारी जो पोजीशन है वो एंड करेक्टर पर है, क्योंकि आगे कोई भी स्टेट लेफ्ट नहीं रह गई। इससे हमें पता लग जाता है कि हम एंड ऑफ स्ट्रिंग पहुंच चुके हैं। जब कोई स्टेट ही आगे नहीं है, यानी कि इट इज एट द एंड ऑफ द लेक्सीम्स। तो इस तरीके से इसको इन्होंने सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स की मदद से समझाया है। सर प्लीज रिपीट दिस। हाँ, एक बार बता देता हूँ, 1 मिनट, 163 पीछे ही है। देखो बेटा, ये है, इसमें आप स्टार्टिंग में 0 1 3 7 पर थे, ठीक है, क्योंकि नल मूव है तो आपने 0 को इंक्लूड किया, 1 को इंक्लूड किया, 3 को इंक्लूड किया, 7 को इंक्लूड किया। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक हो गया। अब पहला जो करेक्टर आपने लेक्सीम का स्कैन किया वो स्मॉल ए स्कैन किया, ठीक है। तो स्मॉल ए आपको तीनों स्टेट से मिल रहा है। 1 से आप जा रहे हो ए को रीड करके 2 पे, तो आपको 2 मिल गया, ठीक है। फिर इसमें 3 भी है, 3, ए का कॉम्बिनेशन आपको 4 पे पहुंचा रहा है, तो आप 4 पर आ गए। इसी तरह 7, ए का जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, सेल्फ लूप के थ्रू आप दोबारा से स्टेट 7 पर आ जाओगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आपका, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, फिर से ए है। तो 2, ए का कॉम्बिनेशन कहीं है ही नहीं आपके पास, तो आप कर ही नहीं सकते आगे मूवमेंट। इसी तरह 4, ए का कॉम्बिनेशन भी आपके पास नहीं है, क्योंकि 4 से बी का कॉम्बिनेशन है आपके पास। इसी तरह 7, ए का कॉम्बिनेशन, यस 7, ए का कॉम्बिनेशन है आपके पास। आप वापस सेल्फ लूप से 7 स्टेट में पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे आपने 7 लिख दिया। अब आप इसी पाथ पर हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्टर स्कैन हुआ बी। अब 7, बी का कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो आप किस पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए, ठीक है। इसके अलावा आप किसी स्टेट में और जा ही नहीं सकते, आप 8 पे आ गए, ठीक है। अब लास्ट करेक्टर आपका बचता है ए। जब आपने 8, ए का कॉम्बिनेशन देखा तो वो आपके पास था ही नहीं, तो आगे इसमें क्या लिख दिया गया, नन लिख दिया गया, यानी कि आगे कोई स्टेट बची ही नहीं है जिसमें आप ट्रांजिट कर पाओ। इसका मतलब आपने लेक्सीम को बिगिन से एंड तक ट्रेवर्स कर लिया।
समझ में आ गया बेटा? Yes, किसने पूछा था? आगे बेटा समझ में? Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं कुछ आपको एक्सरसाइज में दे भी दूंगा एनएफए और डीएफए बनाने के। सो दैट वाज आवर लास्ट टॉपिक। अब सिंटेक्स एनालिसिस को कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपको, विच इज पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसमें हमें ऑटोमेटा में जो हमने ग्रामर पढ़ा था उसका पार्ट काफी कुछ यूज करना पड़ेगा। तो इफ एनीवन नो कैन टेल मी व्हाट इज रिकर्सिव ग्रामर। सबसे पहले तो ग्रामर होता क्या है ये कौन बताएगा? किसी भी लैंग्वेज के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रामर? एनीवन? So grammar is the tool that generate a language. Okay, so mean to say if we don't have any grammar, so language is not possible. Anyone else? इनके अलावा कोई बच्चा बताना चाहेगा? Sir, set of rules. Okay, very nice, very good. Anyone else? Hello. हाँ बेटा बोलो, आप कौन? आप अपना नाम बता दिया करो बच्चों। Sir, Shreyan. हाँ श्रेयांश, बताओ बेटा ग्रामर क्या होती है? Sir, grammar is a set of rules जिसमें हम लोग सर लैंग्वेज के रूल्स के जिसमें लैंग्वेज के रूल्स अवेलेबल होते हैं सर। ओके, वेरी गुड। तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया है। ग्रामर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जब हम उनको बेटा यूज करेंगे तभी हम किसी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज का कुछ मीनिंगफुल जो है ऑब्जेक्टिव हम निकाल सकते हैं। विदाउट ग्रामर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर एक जनरल जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जब तक कि हम ग्रामर यूज नहीं करेंगे तब तक किसी भी कम्युनिकेट करने का कोई भी वर्थफुल मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम लैंग्वेज को एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, लैंग्वेज का कुछ पर्टिकुलर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक जनरल जो सिग्निफिकेंस है वो हम लोगों ने इसका देखा। अब देखिए ग्रामर जो होता है, जब हम इसको सिंटैक्स एनालिसिस की मदद से समझते हैं, तो जैसा अभी हमने बताया कि इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। वी हैव सर्टेन डेडिकेटेड सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हमें यूज करना ही पड़ेगा, जो प्री डिफाइन दिया हुआ है। जो भी फॉर्मेट पहले से लैंग्वेज की ग्रामर में दिया हुआ है उसको हमें यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें सिंटैक्स एरर्स मिलेंगी। ये वी ऑल नो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बच्चे करते हैं उन्हें मालूम है कि इफ वी इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोलन, सेमीकोलन, डबल कोट्स, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, देयर आर सो मेनी सिंबल्स जो कि पहले से प्री डिफाइन है। आपको उस लैंग्वेज में अगर कोई चीज लिखनी है, अपना प्रोग्राम लिखना है, तो आपको उन सिंबल्स को जैसा डिफाइन है वैसे ही यूज करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोग्राम को बिना एरर के, बिना सिंटैक्स एरर के चला पाओगे। तो सिंटैक्स एनालिसिस का पहला मतलब हमें यही समझ में आता है कि जो टोकन स्ट्रीम हमें मिल रही है, उस टोकन स्ट्रीम की मदद से हमें एक सिंटैक्स ट्री डिजाइन करना है। क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने देखा था सिंटैक्स एनालिसिस का जो आउटपुट था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चर विच इज अ ट्री फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें एक सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री बनाना होता है, और इस पार्स ट्री को बनाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसा कल क्लास में मैंने बताया भी था, एक यूनिवर्सल पार्सर होता है, कुछ हमारे पास टॉप डाउन टेक्निक्स होती हैं, टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारे पास बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक्स होती हैं। उन पार्सिंग टेक्निक्स को यूज करके हम उस ट्री स्ट्रक्चर को कंप्लीट पार्स करते हैं और जो भी एरर्स होती हैं उनको हैंडल करते हैं। तो दो चीजें हमें सिंटैक्स एनालिसिस में समझ में आती हैं। सिंटैक्स एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द सिंटैक्स एरर एंड इट इज यूज्ड टू डिजाइन अ सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री फॉर एन इनपुट विच इज कमिंग फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर इन फॉर्म ऑफ टोकन्स। ये दो बातें हमें सिंटैक्स एनालिसिस में समझ में आती हैं।
तो जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स की बात करते हैं, तो हमें कुछ ग्रामर्स को यूज करना होता है, ठीक है। तो वो जो ग्रामर हैं वो कौन सी होती हैं, उस चीज के ऊपर हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहां पर मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो रिकर्सिव ग्रामर की बात करूंगा। देखिए, रिकर्सिव ग्रामर जब भी हम यूज करते हैं तो कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। उन प्रोडक्शन रूल्स को यूज करके ही हम किसी ग्रामर को बता सकते हैं वेदर इट इज रिकर्सिव और नॉट रिकर्सिव, वेदर इट इज लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव। तो इस तरह के ग्रामर्स हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़े थे, जिसमें हमारे पास में रिकर्सिव ग्रामर्स होते थे, कुछ रेगुलर ग्रामर्स होते थे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स होते थे, BCNF फॉर्मेट होता था, कई सारे ग्रामर्स होते थे। तो जिस पार्सिंग टेक्निक में जिस जिस ग्रामर की जरूरत हमें पड़ेगी, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्सर। तो एक चीज तो आप मुझे तुरंत बता दोगे सर, पार्सर का रोल है कि जो टोकन स्ट्रीम हमें लेक्सिकल से मिल रही है, उसको यूज करके, उस टोकन की इंफॉर्मेशन को यूज करके पार्स ट्री जनरेट करना। ये आप सभी को पता है, और ये डायग्राम आपको यही चीज मैप भी करा रहा है। एक सोर्स प्रोग्राम जो मॉडिफाइड हुआ था प्री प्रोसेसर के थ्रू, इट पासेस थ्रू अ लेक्सिकल एनालाइजर एंड फाइनली इट पासेस थ्रू द पार्सर। तो जैसे ही ये पार्सर से पास हुआ, आपने उसको जो है वो यूज कर लिया एज ए पार्स ट्री बना के, और फाइनली फिर हम रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड पे मूव कर जाते हैं, विच इज द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कोड दैट कमिंग फ्रॉम द सिमेंटिक एनालाइजर। क्योंकि पार्सर के बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में फेज आता है वो सिमेंटिक एनालाइजर आता है, तो हम उसको यूज करते हैं। 1 minute स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको बहुत तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, समझना है। हर एक डेफिनेशन पे, हर एक रूल पे, सारी चीजों को आपको बहुत तरीके से इसको समझना है। अब जैसे कल मैंने ये चीज आपको क्लियर भी किया था कि जो टेक्निक्स होती हैं यूनिवर्सल है, अभी बता रहा था, टॉप डाउन होती है, बॉटम अप होती है। यूनिवर्सल पार्सिंग मेथड्स में कॉक्स यंगर्स कास्मी मेथड आता है, आर्लेज एल्गोरिथम्स आती हैं दैट कैन पार्स एनी ग्रामर, और इसके अलावा जो इन जनरल हम यूज करते हैं दैट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। As implied by their name, top-down methods build parse tree from top to bottom. मतलब अगर हम टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक को यूज करते हैं तो ये जो पार्स ट्री बनाता है वो टॉप से बॉटम मैनर में बिल्ड करता है, यानी कि रूट से शुरू होगा। आप सब जानते हैं ट्री में जो टॉप नोड होता है वो रूट कहलाता है, एंड देन वी जस्ट पार्ट्स फ्रॉम द रूट नोड टिल दैट लीप्स। और अगर हम बॉटम अप मेथड का यूज करते हैं तो वहां पे हमें लीप से शुरू करना पड़ता है, एंड फाइनली वी गो अप टू द रूट। तो हम वो जस्ट रिवर्ट मैनर में चलते हैं। इन आइदर केस द इनपुट टू द पार्सर, दोनों केसेस में किसी में भी, चाहे वो बॉटम अप हो चाहे वो टॉप डाउन हो, इनपुट टू द पार्सर इज स्कैन्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो स्कैनिंग होगी, जो इनपुट है पार्सर के लिए, वो लेफ्ट टू राइट होगी, वन सिंबल एट ए टाइम। तो एक चीज क्लियर हो गई, व्हेन वी विल यूज top down methods or we use bottom up methods, what is the input to the parser that we are going to use, and we scan it from the leftmost and go till that end of that whole string or whole input, and one symbol at a time, एक सिंबल को at a time हम स्कैन करेंगे, और स्कैनिंग आपकी लेफ्ट टू राइट होगी। अब वो टेक्निक आपकी दोनों में से कोई भी हो सकती है। आप रूट से शुरू करके लीप तक जाके बिल्ड कर सकते हो, आप लीप से शुरू करके रूट तक जाके बिल्ड कर सकते हो। तो ये एक जो फॉर्मल एक जो मॉडल है कि पार्सर का एक कंपाइलर के अंदर पोजीशन क्या है, तो वो आपका लेक्सिकल और सिमेंटिक, इन दोनों के बीच में पार्सर की पोजीशन होती है। And it is all these phases of the compiler, it is associated with the symbol table, it is also associated with the error handler. टोकन का इंफॉर्मेशन हमेशा हमें सिंबल टेबल से मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक प्रोडक्शन रूल्स लिखे हुए हैं।
इन प्रोडक्शन रूल्स में इन्होंने सिंपल देखिए, जब भी हम पार्सिंग के साथ काम करेंगे तो हम एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स के साथ में हमें मालूम होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर में कंस्ट्रक्ट दैट बिगिंस विद द कीवर्ड लाइक व्हाइल और इंट are relatively easy to parse because the keywords guides the choice of the grammar production that must be applied to match the input। सबसे बड़ी चीज कीवर्ड्स को पहचानने में ये होती है कि ये लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें अगर हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं एज ए पार्सिंग टेक्निक के लिए और उसके लिए प्रोडक्शन रूल्स लिखते हैं तो वो कहीं ज़्यादा आसान होता है बजाय किसी जनरल एक्सप्रेशंस के। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर इज एक्सप्रेशन, देन प्लस इज एन अगेन एन ऑपरेटर एंड टी इज अ टर्म। तो इस तरीके से इन्होंने इस प्रोडक्शन रूल को लिखा हुआ है। अब इसको समझने से पहले कि किस तरह से ग्रामर को पार्सिंग में हम यूज करेंगे और प्रोडक्शन रूल्स को लिखेंगे और उनकी मदद से हम किस तरह से पार्स ट्री को बनाएंगे, उससे पहले हमें रिकर्सिव ग्रामर का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअल में रिकर्सिव ग्रामर है क्या। जस्ट 1 मिनट, आई एम शेयरिंग न्यू स्क्रीन। So here we have a example of this types of grammar। इसमें हमारे पास में दो चीजें दी हुई हैं, एक तो रिकर्सिव ग्रामर दी हुई है और एक नॉन रिकर्सिव ग्रामर दी हुई है। आप में से किसी बच्चे को आइडिया है रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपको पढ़ाया गया होगा पिछले सेमेस्टर में। बिल्कुल आया था, मैं तो रोज आ रहा हूं। Sir, in this we have production rules, sir. हाँ बेटा, मैं इतना पूछ रहा हूं कि रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है। अभी आगे तो डेफिनेशन दी है, एक लाइन की डेफिनेशन है, बट मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मेमोरी में, किसी की मेमोरी में हो ये चीज। अच्छा, रिकर्सन का मतलब क्या होता है? ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। So when function call itself again and हाँ, बहुत बढ़िया। ये आंसर मुझे किस बच्चे ने दिया है? तो चिराग। हाँ, चिराग बिल्कुल सही है बेटा। जब कोई चीज रिपीट हो रही हो, यही तो कहना चाह रहे हैं आप कि सर कोई चीज रिपीटिशन में हो। कभी कभी इसको हम बोलते हैं कि कोई चीज जो इनफाइनाइट फॉर्म में चल रही हो, इनफाइनाइट लूप बना दे। बट वहां पे एक चीज ये आ जाती है जब हम फंक्शन के साथ इसे जोड़ते हैं कि कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। कंडीशन के फॉल्स होने पर दैट लूप टर्मिनेट्स। अब अगर वहां पे कंडीशन है ही नहीं, then that loop turns from finite to the infinite form। तब वो infinite loop की फॉर्म ले लेता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां ग्रामर के साथ है। ऐसी ग्रामर जो आप इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट कर सकें, ऐसी ग्रामर जिससे आप इनफाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट कर सकें, वो रिकर्सिव ग्रामर कहलाती है। और ऐसी ग्रामर जिससे आप फाइनाइट स्ट्रिंग जनरेट कर सकें, वो नॉन रिकर्सिव ग्रामर कहलाती है। तो एक लाइन में ये चीज क्लियर हो जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक उसमें समझ लेते हैं। A recursive grammar, a grammar is said to be recursive if it contains at least one production। कम से कम एक प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए that has the same variable at both its left hand side and right hand side। मतलब ऐसी ग्रामर जिसमें कम से कम एक प्रोडक्शन ऐसा हो जिसमें सेम वेरिएबल अपीयर करे या लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। मतलब जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर है वो वेरिएबल राइट हैंड साइड पर भी होना चाहिए। तो ऐसी जो ग्रामर होती है वो हम उस मतलब कम से कम एक प्रोडक्शन उस ग्रामर के अंदर ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी ग्रामर को हम रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं।
A grammar is said to be recursive if and only if it generates infinite number of strings. जो अभी आपको मैंने बताया था, ऐसी ग्रामर रिकर्सिव होती है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकती है, वो ग्रामर रिकर्सिव होती है। इसमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रिकर्सिव ग्रामर के। एक तो दिया है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, एक दिया है राइट रिकर्सिव ग्रामर। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर आप लोग बच्चों समझ ही गए होंगे। A recursive grammar is said to be left recursive if the leftmost variable of right hand side is same as variable of LHS. मतलब LHS की तरफ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सेम है राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसके लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल से। A recursive grammar is said to be left recursive if the leftmost variable of right hand side is same as variable of left hand side. तो यहां पर ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हो गया। अ ग्रामर इज सेड टू बी लेफ्ट रिकर्सिव इफ इट हैज लेफ्ट रिकर्सन। तो लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन फिर हमें रिमूव भी करना पड़ता है, आपको पता होगा, उसको राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेफ्ट रिकर्सन को हमें रिमूव करना पड़ता है। अब ये यहां इन्होंने एक सिंगल एग्जाम्पल दे दिया है। आप देखिए ये जो कैपिटल एस है ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी अपीयर हो रहा है और राइट हैंड साइड पर ये लेफ्ट मोस्ट है। तो क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है जो कि सेम है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के, इसलिए ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहलाएगी। इसी तरह अगर इसको राइट रिकर्सिव कन्वर्ट करना है तो जस्ट एक टर्म बदलना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट की जगह राइट मोस्ट कर देना पड़ेगा। मतलब अगर इस एस को मैं इस तरह से लिख दूं, ए एस, ए इधर लिख दूं एस इधर लिख दूं, तो वो राइट मोस्ट हो जाएगी। लेट अस सी, हो गया। A recursive grammar is said to be right recursive if the rightmost variable of RHS is same as variable of LHS. जो rightmost variable है RHS साइड का, that is same as variable of LHS. अब देखिए ये जो प्रोडक्शन लिखा है ना, ये आप जानते हो कि इसे हम दो लाइन में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं S drives AS और दूसरी लाइन में लिख सकते हैं S drives B। तो कंफ्यूज मत होना आप, ये दो प्रोडक्शन रूल हैं और उनमें से एक प्रोडक्शन रूल जो है वो इस राइट रिकर्सिव ग्रामर की डेफिनेशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है, इसलिए ये हमारी राइट रिकर्सिव ग्रामर हो गई। ठीक है, चलिए अब एक डेफिनेशन दिया हुआ है नॉन रिकर्सिव ग्रामर कौन सी होती है। A grammar is said to be non-recursive if it contains no production that has the same variable at both its LHS and RHS. तो यहां पे इन्होंने ये कहा है कि एक ऐसी ग्रामर नॉन रिकर्सिव होती है जिसमें एक भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सेम वेरिएबल की अपीयरेंस हो LHS की तरफ और RHS की तरफ। यह नॉन रिकर्सिव ग्रामर की एक डेफिनेशन होती है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में काफी समय दिया होगा आपने इन ग्रामर के ऊपर, और जरूरी है कि पीटर लिंच, हॉफक्रॉफ्ट या KLP मिश्रा जो ये बुक्स चलती हैं, इनसे आप ग्रामर पोर्शन को रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि कंपाइलर में ऑटोमेशन सिमुलेशन आपको जगह जगह यूज करना पड़ेगा। A grammar is said to be non-recursive if and only if it generates finite number of strings. तो ये चीज तो आपको मैंने अभी बताया ही था। A non-recursive grammar has neither left recursion nor right recursion. Non-recursive grammar के पास में ना तो left recursion होता है ना right recursion होता है। तो ये आपका एक ब्रीफ था जो कि रिकर्सिव ग्रामर का था, क्योंकि आगे के एग्जांपल्स में वी विल हैव दीज सॉर्ट ऑफ ग्रामर्स एंड देयर एक्सरसाइजेस। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली रिकर्सिव ग्रामर और नॉन रिकर्सिव ग्रामर होती क्या है।
Okay, for today's session, now it's completes. If you have any query, you may ask.